नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ आज 8 अप्रैल 2024 के बेस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को पूरा अवश्य देखना। इसमें स्टैटिक जी के पुराने करंट अफेयर के जो आपके नोट्स हैं उनको और बहुत सारी बातें मैं आपको इस क्लास में समझाने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखना, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, राष्ट्रीय समुद्र दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस आपका 2024 में ये कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को, यानी प्रतिवर्ष ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसको 1964 में बनाया गया था। और इस बार की थीम जो रखी गई है वो भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, ये क्या है, इसकी थीम रखी गई है। देखिए, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को पहला जहाज SS लॉयल्टी का शुभारंभ किया गया था। SS लॉयल्टी ये एक जहाज़ था भारत का, और इसको क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी 1919 में। इसीलिए प्रत्येक 5 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। और पहली बार 1964 में से बनाया गया था। देखिए, अब आपका रखना है, इसी के साथ साथ एक पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रह सकता है। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्चेंट नेवी सप्ताह भी मनाया गया था। ठीक है, ये भी आपका रखना, 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्चेंट नेवी सप्ताह भी मनाया गया था। अब देखिए, दिवसों की बात आई है तो कुछ प्रमुख दिवस मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, जो अप्रैल माह के सभी प्रमुख दिवस हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे 5 अप्रैल की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी मनाया गया था 5 अप्रैल को ही। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए आपका राष्ट्रीय विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था आपका 6 अप्रैल को। ठीक है, ये भी आपका रखना है। 7 अप्रैल को आप सभी को पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कल इसको मनाया गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस पर भी हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है 1919 में, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ 2 दिवस और आपको याद रखने हैं। एक तो सुनामी दिवस है आपका, जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाया जाता है। और आपसे पूछे समुद्र दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। समुद्र दिवस आपसे पूछे 5 अप्रैल को, सुनामी दिवस 5 नवंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस पूछे तो ये 8 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 3 हमारे देश हैं जिनको हम बाल्टिक देश कहते हैं। ये बाल्टिक देश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी मैचिंग करने के लिए इसकी जो राजधानियां हैं ये पूछ लेता है। ठीक है, तो एक है आपका एस्टोनिया, जिसकी राजधानी है तल्लीन। एक है लातविया, जिसकी राजधानी है रीगा। एक है लिथुआनिया, और इसकी राजधानी है विल्नियस। साथियों, अगर आपसे इसको क्रम में लगवाता है कि उत्तर से दक्षिण में लगाइए इसको, तो उत्तर से दक्षिण में भी इनका यही क्रम है। यानी सबसे ऊपर है आपका एस्टोनिया, उसके नीचे है लातविया, उसके नीचे आपका लिथुआनिया। तो ये इनका क्रम में मैंने लिखा है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ARO के जो क्वेश्चन में मैंने देखा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर रहेगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जिसका नाम सबसे बड़ा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यानी लिथुआनिया इनमें सबसे बड़ा है। और आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो एस्टोनिया, ये एस्टोनिया सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए बाल्टिक देशों में। एक तो क्रम इनका याद रखना है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, और एक इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, ये भी आपका रखना है। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बाल्टिक देशों से पूछे गए हैं ARO में, तो वो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बहुत सारे जो फैक्ट रहेंगे मैं आपको उनको समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद भी यही चीज़ निकल के आती है कि आपको किस प्रकार से अपनी चीज़ों को तैयार करना है। पूछा गया है 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक। तो 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक जो हुई है, आप लोगों को याद रखना है, ये अस्थाना, और अस्थाना ये किसकी राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी। यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था भारत की तरफ से। इसमें अजीत डोभाल जी के द्वारा क्या लिया गया था, पार्टिसिपेट किया गया था। अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं आपके, इनके द्वारा। अब देखिए, बात आई है SCO की। SCO जिसे हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसका जो पुराना नाम था वो था संघाई 5। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था, संघाई 5 1996 में। लेकिन 2001 में इसका नाम कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन।
यानी कि SCO इसका नाम कर दिया गया था। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए, ठीक है। अभी वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या 9 है और 9वां सदस्य हाल ही में इसका बना था ईरान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग में है, ठीक है। और इसकी जो बैंक है वो कहाँ पर है? मनीला में है, ये भी आपका रखना है, ठीक है। इसकी बैंक कहाँ पर है? मनीला में है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट है आपका इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो झांगमिंग। और 2023 की बैठक कहाँ हुई थी इसकी? तो भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में, आपको याद रखना है। अब देखिए बात आई है किसकी? कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान से 2-4 बातें आपको याद रखनी है। एक, सबसे बड़ी जो लैंडलॉक कंट्री है वो आपकी कौन है? कजाकिस्तान है। सबसे बड़ी जो झील है आपकी, जिसे हम सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी झील भी कह सकते हैं, कैस्पियन सागर, ये भी हमारे कजाकिस्तान से मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे मुझे बालकस झील, ये भी कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में। और यूरेनियम के भंडार भी कहाँ मिलते हैं? तो आपके कजाकिस्तान में मिलते हैं। कुछ बैठक हैं जैसे कि आपको क्या रखनी है, नाटो 2024 की बैठक कहाँ होगी? तो लिथुआनिया में होगी। G20 2024 की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में होगी। ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ होगी? तो रूस में होगी। और आसियान 2023 की बैठक पूछे तो कहाँ हुई थी? जकार्ता में हुई थी। ऐसे G20 की आपको पता है कहाँ बैठक हुई थी? अपने भारत में हुई थी। G7 की बैठक कहाँ हुई थी? तो जापान में हुई थी। क्वेट की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये भी जापान में हुई थी। तो इस प्रकार से आपको 2-4 बातें ये भी याद रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उनको देखेंगे, जो भी लेटेस्ट है हमारे उनको देखेंगे, और 2023 के तो सारे देखने हैं हमको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? पूछा क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे हम बाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा देश के खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक डोप उल्लंघन करते हैं? तो देखिए साथियों, डोप सबसे पहले समझते हैं डोप होता क्या है। देखिए डोप जो है यानी कि बाड़ा है आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। स्थापना हुई है 1999 में और मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मुख्य कार्य क्या है इसका? तो खेलों को नशा मुक्त बनाना, यानी डोप मुक्त बनाना है, उसको नशा मुक्त बनाना है। खेल को खेल की भावना के तहत ही खेलना है, यानी खेल भावना को कायम करना है। ये एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है, ठीक है। इसी प्रकार से भारत में भी एक संस्था है जिसको कहते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी कब? 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ऐसे अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की कौन सी है, तो आप सभी को पता है ये कौन सी है? पाड़ा, है ना। पाकिस्तान अगर बनाएगा तो पाकिस्तानी कौन सी हो जाएगी? पाड़ा, पाकिस्तान एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो नाडा, वाड़ा, पाड़ा आपको याद रखना है। बाड़ा वर्ल्ड की है, नाडा अपने भारत की है, पाड़ा की याद रख लेना, ये कहाँ की हो सकती है? पाकिस्तान की हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बनाया जाए तो पाड़ा बन सकता है, ठीक है। अगर देखिए तो भारत इसमें टॉप पर रहा है, और सेकंड कौन है? तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। आइए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों पर हम चर्चा कर लेते हैं, सभी को देख लेते हैं, एक बनकर रिवीजन कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, पूरी लिस्ट है अच्छी सी। देखिए साथियों, पहला पूछा गया है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किसके द्वारा की जाती है? IMD के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान है इसमें डेनमार्क का, और भारत इसमें 40वें स्थान पर है। विश्व ऊर्जा संरक्षण सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर है आपका स्वीडन, और भारत की रैंक है 67। मानव विकास सूचकांक 2024 UNDP के द्वारा जारी की जाती है। स्विट्जरलैंड इस पर टॉप पर है, और भारत की रैंक है 134। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये WEF के द्वारा जारी की जाती है, और स्विट्जरलैंड में है ये आपका WEF, जिनेवा में। इसमें टॉपर है आपका आइसलैंड, और भारत की रैंक है 127। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में ये हैंडले पार्टनर्स के द्वारा टॉपर इसमें फ्रांस, और भारत का स्थान है इसमें फरवरी 2024 के अनुसार 85वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 38 है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है इसे। ऐसे आपसे पूछे वार्षिक दुख सूचकांक, तो ये जिम्बाब्वे इसमें टॉप पर है, और भारत का स्थान है 103वां वार्षिक दुख सूचकांक में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है, नॉर्वे टॉप पर है, और भारत की रैंक है 161। वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 UNSDN के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और फिनलैंड इसमें टॉप पर है, और भारत की रैंक है 126। भ्रष्टाचार सूचकांक, इसे ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के द्वारा डेनमार्क टॉप पर है, भारत 93वें स्थान पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा ऑक्सफोर्ड टॉप पर है, और भारत की जो बेंगलोर वाली है ICSC, ये इसमें टॉप पर है।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाए साथियों क्या कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये इसमें टॉप पर कौन है? रूस, सेकंड पर है आपका टॉप पर है आपका यूएसए, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर अपना भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पर है इसमें, भारत की रैंक है 42। ऐसे ही आपसे पूछे कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक है 156, केवल 56। सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक है 112। नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 40। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे, आपको याद रखने हैं। हालांकि आपने सारे पढ़े हैं लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, आपने एक साथ सारे के सारे नहीं पढ़े होंगे, तो इनको आप लोग एक बार जरूर देख लेना, नोट डाउन जरूर कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? G2G समझौते का संबंध। तो G2G समझौता क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक आपका हाल ही में पैक्ट हुआ है और ये संबंधित है किससे? तो भारत के मज़दूरों को इजराइल भेजने से, भारत के मज़दूरों को इजराइल भेजने से ये संबंधित है। इसमें 64 कामगारों को, यूपी और हरियाणा के ये कामगार हैं यानी कि मज़दूर हैं, इनको इजराइल भेजा गया है और निर्माण कार्य के लिए इन्हें इजराइल भेजा गया है, जिनकी सैलरी आप सभी को याद रखनी है 1.37 लाख प्रति महीना मिलेगी। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे? तो G2G संबंधित याद रख लेना, इजराइल से। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके काफ़ी बार परीक्षाओं पूछे गए हैं, RO में भी ये परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इजराइल से संबंधित सारे फैक्टों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। संसद का नाम क्या है? नेसेट। इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। अलक्सा मस्जिद ये कहाँ पर? आपकी इजराइल में ही है। इजराइल की सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? जैसे लेबनान लगा हुआ है, सीरिया लगा हुआ है, जॉर्डन लगा हुआ है, मिस्र लगा हुआ है। तो ये आपको क्या रखना है? इनकी राजधानी बेरूत है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है, ऐसे जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ब्लेचले समझौता आप सभी को बताया, ब्लेचले घोषणा पत्र, ये AI सुरक्षा से संबंधित था। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में चलाया गया था भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। आयरन डोम पद्धति जो कि एक आपकी एक प्रकार से आयरन डोम पद्धति है, किसकी? इजराइल की है। हमास ये कहाँ रहता है इजराइल में? तो गाजा पट्टी पर रहता है, एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है इसको। सिनाई प्रायद्वीप ये कहाँ पर है? तो मिस्र में है। सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है? मिस्र में है। चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता सकते हैं तो बताइए कि मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नेक्स्ट देखिए साथियों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP इलिपी, ये आप क्या रखना है? कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है रोमानिया में। देखिए पहले समझते हैं ELINP क्या है? तो एक्सट्रीम लेज़र इंटरफ्रेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग याद रखते हैं तो रख लीजिए, वरना तो केवल ELINP रख लीजिए, काफ़ी रहेगा। रोमानिया में इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, और एक कंपनी यहाँ की थेल्स कंपनी, इसके द्वारा क्या किया गया? इसको बनाया गया है। किसमें इसका उपयोग किया जाएगा? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। लेजर तकनीक का आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए लेज़र सबसे पहले समझते हैं, लेज़र ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछेंगे लेज़र की। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सस्टुमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऐसी एक फुल फॉर्म और पूछी जाती है सोनार की, तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपका रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखना आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत संभाल कर रखना, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे जितने भी AI से संबंधित प्रश्न हैं मैंने सभी को यहाँ पर लिख दिया। लगभग 8 से 6 महीने के जो भी क्वेश्चन हैं आपके सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो इसका नाम है आपका सराहा। क्या नाम है इसका? सराहा। ए स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ, ये क्या है? इरहा। देखिए ये सराहा है, क्या है? सराहा। इसे WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए WHO की अगर हम बात करें तो WHO जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 194। इसके जो हेड हैं वो डॉक्टर टेड्रोस। WHO के द्वारा कुछ समय पहले एक ऐप लॉन्च किया गया था, इसका नाम था क्विट टबैको ऐप। क्या नाम था इसका?
क्विट टबैको ऐप। तो ये आपका रखना है, हाल ही में WHO ने सराहा नाम का भी एक क्या किया है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया है। देखिए कुछ प्रमुख AI प्रश्न हैं आपके सामने, लोग देख लीजिए। जैसे हाल ही में एक न्यूज़ एंकर लॉन्च की गई थी, AI न्यूज़ एंकर थी लीसा। एक शिक्षिका थी जिनका नाम था आयरिस। एक फिल्म थी जिसका नाम था इरहा। पुरुष रोबोटिक जो हैं इनका नाम है मोहम्मद, AI संबंधित है ये। और पहली महिला जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन रोबोट है इसका नाम है सोफिया। पहला AI स्कूल कहाँ खुला था, केरल में। पहला AI CEO कौन है, तो मीका। और पहली AI सिटी कौन है, तो वो है लखनऊ। ऐसे ही कुछ आपके ChatGPT जैसे यानी कि जो फ़ोन में चलते हैं उनको लॉन्च किया है। जैसे ओलंपस किसने लॉन्च किया, अमेजोन ने। ChatGPT किसने लॉन्च किया, OpenAI ने। जुगलबंदी किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। लेक्सी भारत ने लॉन्च किया था। एनी चाइना ने। बार्ड गूगल ने। मॉडल क्यू ये माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये कुछ आपके AI संबंधित प्रश्न थे, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। पहली AI सिटी कौन है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7, RO की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत काम आने वाले हैं आपके, तो पूरा अवश्य देखना इस क्वेश्चन नंबर 7 को। पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित किया गया, तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। यानी भविष्य में कभी ऐसा हो कि तेल की आपूर्ति हो जाए, संकट आ जाए, तो ऐसे में हमने क्या किया है, एक रणनीतिक भंडार को तैयार किया है। ये हालांकि आपके 2 स्थानों पर स्टार्टिंग की जाएगी इसकी, जिनकी क्षमता रहेगी 25 लाख टन और खर्चा इसमें आएगा लगभग 3300 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो 2 स्थान कौन कौन से हैं, तो एक तो कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश। ये 2 राज्यों में आपके रणनीतिक भंडारों को विकसित किया जाएगा, जिसमें से कर्नाटक में पांदुर में जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है, और एक मैंगलोर में आपका खुलेगा, और एक विशाखापट्टनम में। यानी 3 हैं, लेकिन राज्य कितने हैं, 2 हैं आपके, ठीक है। एक है पांदुर, एक है मैंगलोर, और एक है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक है, इसका नाम रखा जाएगा। ये आपका रखना, इसकी स्थापना की गई है। जो कभी भविष्य में अगर संकट आता है तेल का, तो उसके लिए इसको भंडारित करके रखा जाएगा। और कितना, तो मैंने बताया आपको 25 लाख टन, क्षमता कितनी है, 25 लाख टन। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, हालांकि वो तो आपको याद ही रखना है, पांदुर, मैंगलोर और विशाखापट्टनम, यहाँ पर 3 जगह खुलेगा आपका, जिसमें से पांदुर में खुल चुका है कर्नाटक में, ये आपका रखना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछे कि नहर कटिया ये कहाँ पर है, असम में है। डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। बरौनी कहाँ पर है, बेगूसराय बिहार में है। हल्दिया कोलकाता में है। बंगाई गांव ये भी असम में है। बीना मध्य प्रदेश में है। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नुमलीगढ़ ये आपका असम में है। तातीपाक ये आंध्र प्रदेश में है। जामनगर गुजरात में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और मौसुल ये इराक में है, ठीक है। तो ये आपसे कभी कभी RO की परीक्षा में क्या करता है, RO में आपको मैचिंग में दे देता है ना। ये आपसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके, ऐसे पूछ लेता है, तो ये काम आएगा आपके, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की गई है। तो बृहस्पति आप लोग जानते होंगे, इसको बृहस्पति से हम जुपिटर कहते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका एक चंद्रमा यानी इसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कैलिस्ट्रो। हालांकि और भी इसके बहुत सारे हैं, लेकिन एक कैलिस्ट्रो आपका रखना है। इस पर ओजोन गैस के क्या मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अच्छा, किसने इसको खोजा है, तो भौतिक अनुसंधान लैब अहमदाबाद में जो स्थित है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है, PRL के द्वारा। अब सर लीजिए क्या क्या आपको याद रखना है। यहाँ पर बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखे हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये आपका रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने इनके उपग्रहों के नाम लिखे हैं। जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा। मंगल के 2 हैं, डिवोस और फियोस। बृहस्पति के कुछ जैसे में लिखे हैं, आयो है, यूरोपा है, ज्ञानीमीड है, और एक है कैलिस्ट्रो, ठीक है। आपने अब तक ज्ञानीमीड पढ़ा होगा, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद आपको कैलिस्ट्रो भी याद रखना है, ठीक है। यूरोपा भी याद रखना है, पूछ लेता है। शनि का कौन सा है, टाइटन। अरुण का कौन सा है, टाइटेनिया। अरुण का यहाँ पर आप लोग कर लेना है टाइटेनिया। और वरुण का कौन सा हो जाएगा, टेट्रॉन, ठीक है। ये भी आपका रखना है, रिवर्स कर लेना थोड़ा सा। जो अरुण है इसका अरुण का कौन सा हो जाएगा, तो अरुण का हो जाएगा टाइटिन, और वरुण का हो जाएगा कौन सा, टेट्रॉन, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया आपका। देखिए ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन क्या है, तो O3, इसको हम क्या कहते हैं, O3 समता मंडल में आपके पाया जाता है। हालांकि कुछ हिस्सा इसका थोड़ा सा आपका क्षोभमंडल में भी होता है, लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए तो समता मंडल में है।
इकाई क्या है इसको नापने की, तो डॉप्सन है। इसका उपयोग किसमें होता है, परावैंगनिक किरणों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या इसका उपयोग होता है। इससे होता क्या है, तो त्वचा कैंसर होता है आपका। इससे ये किससे इसका क्षरण हो रहा है, तो CFC कार्बन क्लोरो इससे इसका क्षरण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आकार के अनुसार देख लीजिए सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहला आता है बृहस्पति, दूसरे पर आता है शनि, तीसरे पर आता है अरुण, चौथे पर आता है आपका वरुण, पाँचवें पर आता है आपका पृथ्वी, ठीक है, छठे पर आता है आपका शुक्र, सातवें पर आता है मंगल और आठवें पर आता है आपका बुध। यानी सबसे बड़ा आपका कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है बुध। ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RBI द्वारा मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट। देखिए मौद्रिक नीति हाल ही में आपकी जारी की गई है, ठीक है, RBI द्वारा, और इसमें रेपो रेट को कुछ नहीं बदला गया है, 6.5 पर ही है और यही इतना ही रखा गया है। CRR देखेंगे हम तो 7.5 है आपका। कैश रिजर्व जो रेशियो है आपका। वृद्धि दर क्या रखी गई है, यानी ग्रोथ रेट 2024-25 में तो 7% रखी गई है। मौद्रिक नीति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मौद्रिक नीति क्या है, तो उर्जित R पटेल समिति के द्वारा इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये महंगाई की दर को क्या करते हैं, 2% से 6%, यानी 4 ± 2% तक इसको रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जून 2016 को इसकी स्थापना की गई थी मौद्रिक नीति की। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार के सदस्य होते हैं, 3 RBI के होते हैं। साल में 6 बार ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। रेपो की फुल फॉर्म क्या है, तो रीपरचेजिंग ऑप्शन, इसकी फुल फॉर्म है रीपरचेजिंग ऑप्शन, ठीक है। कुछ समितियाँ यहाँ पर जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, जैसे रामनाथ कोविंद समिति, ये वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है आपका। नेक्स्ट विजय राघवन समिति, ये DRDO के कार्यों से संबंधित थी, जाँच के। नेक्स्ट है आपका विजय केलकर समिति, ये GST से संबंधित है। शिवरमन समिति, ये नाबार्ड बैंक की स्थापना से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, ये बैंकिंग सुधार से है। राजा चलैया समिति, ये भी बैंकिंग सुधार से है। कस्तूरी रंगन समिति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित थी। दिलीप भुरिया समिति, ये PISA एक्ट इससे संबंधित थी। सच्चर समिति, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक से संबंधित थी। गोरेवाला समिति, ये SBI की स्थापना से संबंधित थी। फजल अली समिति, ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित थी। और आबिद हुसैन समिति, ये लघु उद्योग से संबंधित थी आपकी आबिद हुसैन समिति। तो ये कुछ समितियाँ थी, आपको याद रखनी है साथियों, पूछी जा सकती हैं आपसे, मैचिंग के लिए पूछी जाती हैं कभी कभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी, 9वें स्थान पर हैं। सर्वाधिक अरबपति आपके USA में, सेकंड चाइना में है और थर्ड में है आपका इंडिया। यहाँ पर सर्वाधिक आपके अरबपति मिलते हैं। विश्व में सर्वाधिक अमीर जो हैं, यानी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये फ्रांस की कंपनी LVMH इस कंपनी के मालिक हैं। और सेकंड पर है आपके एलोन मस्क, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जो अरबपति है वो कौन है, तो मुंबई में सर्वाधिक अरबपति हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बार FIDE रैंकिंग में 9वां स्थान किसने स्टार्ट किया है, तो अर्जुन एरिगेसी, ये शतरंज से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एक बार, ठीक है, साथियों के लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।